हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं बी फिल्म रिएक्ट्स। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और मेरे साथ हैं मैं हूं गजनफर अली और आज हम आपको दिखा रहे हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ आरएसएस। आरएसएस। जो है उसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इसका जो है कब ये स्टार्ट हुई, बेसिकली हम आरएसएस के बारे में सुनते तो बहुत हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जो है हम जानने वाले हैं कि इसका स्टार्ट कैसे हुआ, किस तरह कौन से शुरू में लोग थे जिन्होंने इसका जो है वो स्टार्ट दिया और उसके पीछे एम क्या था। सारी चीजें इस वीडियो के हम जानने वाले हैं और वीडियो के एंड में हम अपने रिव्यूज देंगे। आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो विदाउट एनी वेट चलते हैं, वीडियो देखते हैं और फिर वीडियो के एंड में हम अपने रिव्यूज देंगे। There's a bell icon for notification. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसके नाम मात्र से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। भले ही आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई हो, लेकिन इसकी जड़ें और भी पहले से तलाशी जा सकती हैं। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार थे। हेडगेवार का जन्म नागपुर में हुआ था और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वे नागपुर से कलकत्ता आए थे। इसी दौरान वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के संपर्क में आए और उनके सदस्य भी बने। इस दौरान हेडगेवार जेल भी गए, लेकिन कुछ समय बाद वे बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और काफी समय तक कांग्रेस के साथ काम करते रहे। लेकिन 1917 में तुर्की के खलीफा की कुर्सी छीने जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन से जुड़ने वाली हर बात परेशान कर रही थी, क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति माना। हालांकि नाराजगी के बाद भी हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे और उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। यहां तक कि आरएसएस की स्थापना के बाद भी कांग्रेस से जुड़े रहे। लेकिन इस घटना के बाद हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अब मन बना लिया था कि वह एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो हिंदू हितों को लेकर चले और आगे बढ़े। और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। कहा जाता है कि शुरुआत में हेडगेवार को सुनने के लिए केवल 12 लोग ही पहुंचे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे थे और अब संघ की स्थापना का रास्ता साफ होते नजर आ रहा था। हेडगेवार के लिए यह काम इतना आसान नहीं था, कई सारी समस्याएं थी। कहा जाता है कि हेडगेवार ने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी प्रशिक्षण के साथ साथ बौद्धिक चर्चा को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे हेडगेवार की विचारधारा से प्रभावित होकर काफी अधिक संख्या में लोग शाखा से जुड़ने लगे और शाखा में आने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ती गई। अब समय आ गया था जब हेडगेवार ने आरएसएस को एक औपचारिक रूप देने का सोचा और हेडगेवार ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन संघ की नींव रखी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी संघ का विस्तार हुआ। संघ में सक्रिय सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी भी संघ का कोई खास अस्तित्व नहीं था। महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार 1930 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे और पंडित मदन मोहन मालवीय ने संघ के कार्यालय को बीएचयू परिसर में स्थापित करने की अनुमति दे दी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हेडगेवार की मुलाकात एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से हुई। गोलवलकर बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसलिए उन्हें गुरुजी भी कहा जाता था। गोलवलकर हेडगेवार के जरिए ही आरएसएस के सक्रिय सदस्य बने, लेकिन 1940 में हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है और सर्वसम्मति से आरएसएस की कमान माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को सौंप दी गई। गोलवलकर के नेतृत्व में आरएसएस का विस्तार दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ समूचे देश में हो रहा था। लेकिन संघ में सभी वर्ग के लोग नहीं जुड़े थे।
दलित वर्ग इस संगठन से बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उठे। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने आरएसएस के प्रतिबंध पर आपत्ति जताई, तो दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि आरएसएस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जुलाई 1949 में आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। प्रतिबंध भले ही हटा लिया गया हो, लेकिन 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने हिंदू महासभा के सदस्य और अपने ही कैबिनेट के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र का कुछ अंश इस प्रकार है। मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का कट्टरपंथी धड़ा महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां राज्य और सरकार के लिए साफ खतरा है। वल्लभ भाई पटेल के यह शब्द ही यह समझने के लिए काफी है कि यह संस्था अपने आरंभ से ही अलग तरह के विवादों और समस्याओं को खींच रही थी, और आज भी लोग इस संस्था के पक्ष या विपक्ष में खड़े देखने को मिल जाते हैं। आरएसएस के जन्म पर अभी के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरएसएस का भारत की आजादी में क्या योगदान था, उसकी विचारधारा क्या थी। पर अगर आप हमने देखा जी किस तरह से आरएसएस का जो है वो स्टार्ट हुआ, ओरिजिन किस तरह से, मतलब किस तरह से बनाई गई। बेसिकली यहाँ पर जो हमें रीजन पता लगी है कि मुस्लिम और हिंदू का जो क्लैश हुआ, बिल्कुल बेसिकली तरीके खिलाफत चलाई गई जब जो है वो जंग दोम थी, उसमें जब 1999 में खलीफे को उतार दिया गया, और उसके बाद जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तहरीक चलाई गई थी, तहरीक खिलाफत जिसको नाम दिया गया था। उसमें बहुत सारे मुसलमानों ने जो है वो उस वक्त एहतजाज किया था। तो उस एहतजाज में जब कांग्रेस ने उनका साथ देना चाहा, तो फिर वहां पर कुछ हिंदू को जो है ना ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो जैसे कि यहाँ पर जो है हेड गेवर्स जो इनके बेसिकली जिन्होंने ये आरएसएस को बेसिकली बनाया था, लेकिन देखा जाए तो बनाने में काफी पहले वो कांग्रेस का पार्ट थे, फिर वो कांग्रेस के साथ थोड़ा सा उनका क्लैश हुआ। फिर हेड गिवर जो है इन्होंने अपने सेपरेट जो है सोचा कि मैं एक ऐसी कोई तंजीम बनाऊं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचे, मतलब जिसके अंदर पैट्रियटिज्म जो है वो हिब्बल वतनी या जो भी है अपनी उसके अंदर कूट कर भरी गई हो। तो उसके लिए उसने अपने घर से शुरुआत की। वहां पर उसने अपने जो करीबी लोग हैं उनसे मशावरत की। मशावरत करने के बाद कुछ उसने अपने इर्द गिर्द जो है कुछ शागिर्द वगैरह और लोग इकट्ठे किए, फिर उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह उस हिसाब से देनी स्टार्ट की, और आहिस्ता आहिस्ता 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, और फिर ये हजारों की संख्या में इकट्ठे होते बेसिकली। तो शुरू में कायद आजम भी कांग्रेस का हिस्सा थे, बिल्कुल, लेकिन फिर वो भी मुस्लिम के जो है ना के हकूक के लिए अलहदा हो गए। इसी तरह से हेड गेवर जो है हिंदुओं के हकूक के लिए अलहदा हो गए। तो कांग्रेस हमेशा ही टूटती रही है, लेकिन स्टार्ट में तो वैसे तो जो है वो कांग्रेस ने ही बहुत ज्यादा योगदान, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया की आजादी में उसका बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरह से जो है आप गांधी जी हैं, और इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। और उसमें आरएसएस बेसिकली तो वहां पर तकरीबन ये 1930 तक तो इतना को खास इसको फेम हासिल नहीं हुआ, लेकिन 1930 में जब ये वहां पर यूनिवर्सिटी में गए और इन्हें वहां पर गुरुजी मिले, तो गुरुजी के पास वाकई कोई मतलब ऐसे ग्रुप थे, कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी। तो उसकी जो फेम भी पूरी दुनिया में मशहूर थी, और खास करके वो पूरे इंडिया में मशहूर थे। वहां से उन्होंने जो है इस चीज को उजागर किया और लोगों को मजीद ट्रेनिंग दी। बेसिकली इनको जो है ना लोग तब जानने लगे जब इन्होंने गांधी जी को जो है वो मारा था, और उनका फिर इल्जाम जो है आरएसएस पे आया। लेकिन कौन जब जो है इसमें आरएसएस बेहतर है, अभी आरएसएस की क्या सिचुएशन है, वो भी अगर आप लोग जानते हैं तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें वैसे जो पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया हमें बताता है कि आरएसएस जो है बेसिकली एक सिर्फ हिंदू कट्टर हिंदू जो है ना उनका एक जो है पार्टी है। तो आप लोग अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।